मिरर में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं हम इस बार बिहार एसआई की तैयारी कैसे करें और 1799 में आप अपनी एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स दूसरा मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जानना होगा, सिलेबस जानना होगा और पीवाईक्यू का अच्छे से अध्ययन करना होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सारे लोग बहुत पढ़ते हैं। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो पढ़ाई नहीं करता होगा। कुछ छात्र 24 घंटा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर रहती होगी, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से पूरा मेहनत किया हुआ, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन वो रिजल्ट को देख के मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और दूसरी बात, यह साल चुनाव का वर्ष है, तो आप इस साल आप अधिक से अधिक वैकेंसी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बिहार एसएससी सीजीएल, बीपीएससी एएसओ और बिहार एसआई, इस तरह की वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम को अच्छे से टारगेट करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है और पैटर्न अलग अलग रहता है। और आप लोगों को लगता है कि हम एक एग्ज़ाम की तैयारी करके सारा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जो बच्चा यूपीएससी का तैयारी करता है तो वो सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करके बाकी एग्ज़ाम निकाल सकता है। इसलिए अगर आप बिहार एसआई के डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बिहार एसआई में कैसे आपको प्रीलिम्स में 150 नंबर और मेंस में 165 नंबर का लक्ष्य ले निर्धारण करना है, तो आप आगे एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर हो पाइएगा। तो आप जहाँ भी स्टडी करते होंगे तो सबसे पहले अपने टेबल पे एक जो स्टिकी नोट आता है उसमें लिख लीजिएगा प्रीलिम्स में हमको 150 नंबर लाना है, और डेली का रूटीन आप अपने अनुसार बना लीजिएगा, तो उसके अनुसार आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दीजिएगा। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 नंबर के टोटल अंक होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस रहता है उसके अनुसार जो पिछली बार जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मैथ से 6 क्वेश्चन था, रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था, इतिहास से 14 प्रश्न थे, ज्योग्राफी से 12 प्रश्न थे, पॉलिटी से 13 प्रश्न थे, इकोनॉमी से 10 प्रश्न थे। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार में जो बच्चे मुख्य रूप से तैयारी करते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और बाकी सेक्शन को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा इसके अलावा फिजिक्स, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन थे, और करेंट से 14 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 4 क्वेश्चन, हिंदी से 2 क्वेश्चन, इंग्लिश से 2 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल से शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन थे। अब शिफ्ट 2 में देख लीजिए, मैथ के 6 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन थे और भूगोल के 11 क्वेश्चन थे, राजनीति के 13 क्वेश्चन थे और इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन थे। तो आप इन प्रश्नों को देखते हुए ये समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है। हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, उसका इकोनॉमी हो गया, उसका साइंस हो गया। ये 3 सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा, 14, 12, 10 और साइंस के 14 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। आप 15 क्वेश्चन मान लीजिए और एक पॉलिटी, एक करेंट के, करेंट के 15 क्वेश्चन और पॉलिटी के 6 से 8 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 में देखिएगा तो पॉलिटी से भी 13 क्वेश्चन आपको मिला है। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको एक बुक लिस्ट, चलिए अब हम मेंस एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे कैसे पढ़ना है। मेंस में आप देख लीजिए, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन थे, जिसमें प्राचीन भारत से 6 क्वेश्चन थे, मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 6 क्वेश्चन और विश्व इतिहास से 1 क्वेश्चन थे। भूगोल से 13 क्वेश्चन, राजनीति से 13 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 3 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से 5 क्वेश्चन, करेंट के 6 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस 6 क्वेश्चन थे। और तो अब
अगर हम पिछले 5 सालों का कंक्लूजन देखते हैं तो हमें इस प्रकार मालूम होता है कि इतिहास से एवरेज 16 क्वेश्चन, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बीच वेरिएबल होते रहता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन विश्व इतिहास से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन है। उसी प्रकार आप भूगोल का देखिएगा तो 15 क्वेश्चन, यानी भूगोल में आपको मुख्य रूप से जो भारत का फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है वहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप विज्ञान की बात करिएगा तो एवरेज क्वेश्चन 15, और राजनीतिक विज्ञान का बात करिएगा तो उसमें 13। इकोनॉमी का पिछले वर्ष तक 3 था, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया। मैथ, रीजनिंग मिला के आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऑन एवरेज आप मान सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से बिहार में क्वेश्चन नहीं आता है, कंप्यूटर से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको करेंट से लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। बुक लिस्ट में आपको सबसे पहले क्राउन या एसपीडी, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों वो बुक आप पढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि एक ही बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ने का, क्योंकि अभी मार्केट में जो ट्रेंड वो लोग एक बुक खरीदते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर नया बुक ले लेते हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके साथ साथ लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो भी आप ले लीजिएगा। और ये इस बुक को पढ़ने के बाद उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा, घटनाचक्र का सार संग्रह। इस बुक में आप घटनाचक्र की जितनी भी बड़ी किताबें, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान, सबका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज इसमें फैक्ट के रूप में दिया हुआ है। और वर्तमान समय में जो बिहार एसआई का ट्रेंड है वो लगभग आप पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको इस बुक से 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद करेंट के लिए आप मुख्य रूप से एक ही किताब है, स्पीडी, एडिटोरियल या उत्कर्ष की जो मंथली आती है वो, आप इन तीनों बुक में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे और जिसमें भी आप ज़्यादा सुविधाजनक आप महसूस करते हैं वो बुक लेके पढ़ सकते हैं। और विज्ञान के लिए घटनाचक्र। इसके अलावा बिहार स्पेशल, इस चैनल पे आपको बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ जो मुख्य रूप से 3 सेक्शन है, इतिहास, एक इतिहास हो गया, दूसरा आपका भूगोल हो गया, तीसरा आपका राजनीति विज्ञान। इसके अलावा करेंट अफेयर्स हम आपको भारत के स्टेट वाइज मिल जाएगा, बिहार का आपको जिला वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी अगर आप किसी टॉपिक पे लेक्चर जानना चाहते हैं तो आप तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार एसआई का अगर आप 5 साल का जो पीवाईक्यू है वो अगर सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 8 से 10 टॉपिक मैथ का है और 8 से 10 टॉपिक रीजनिंग का है। और इसी से प्रत्येक साल जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन और मेंस में 20 क्वेश्चन। मेंस पे रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रीलिम्स पर मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो सामान्य हिंदी है उसके लिए आप कोई भी बुक पर, व्याकरण की कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अब इन सब के साथ मुख्य आप, इसके अलावा जो सबसे मुख्य है वो है आपका टेस्ट सीरीज। और एवं जब आप परीक्षा दीजिएगा तो परीक्षा में प्रश्नों को कैसे आपको सॉल्व करना है। आप अपने आसपास देखते होंगे कुछ लोग भर दिन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, कुछ लोग 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं फिर भी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो वो मुख्य रूप से रिवीजन पे फोकस करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 से 8, एक उदाहरण के लिए आप अपने अनुसार समय चुन लीजिएगा, इतिहास पढ़ें और इतिहास में आपका टॉपिक है
प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आप देखिएगा कि आप उन टॉपिकों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की जिन टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्राचीन भारत देखिएगा तो इसमें आपका एक क्वेश्चन हड़प्पा से है। तो जैसे भारत में पूछा जाता है कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, अधिकतम लोग मेहरगढ़ मार देंगे। अगर ऑप्शन में लाहौर देवा है तो लोग बिना ऑप्शन पढ़े ही मेहरगढ़ मार के खुश हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम हॉल के बाहर आंसर की मिलाते हैं तो उनका गलत हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से आप बचिएगा। दूसरा टॉपिक आपका हो गया मौर्य काल। तो जब आप मौर्य काल पढ़िएगा तो उसमें आप संस्थापक देख लीजिएगा। एक तो संस्थापक आपका हो गया, दूसरा विदेशी यात्री हो गया, तीसरा अशोक के अभिलेख हो गया। क्योंकि आप ट्रेंड देखिएगा, अशोक के अभिलेख से हर साल मौर्य काल से एक क्वेश्चन हर साल रहता है। पिछले बार भी अगर आप मेंस का क्वेश्चन देखिएगा 2024 का, तो उसमें पूछा गया था जो डायमेकस था वो किस शासक के काल में आया था, और दूसरा पूछा गया था अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन था। और अगर प्रीलिम्स में देखिएगा तो एक आपका महाजनपद काल है। तो महाजनपद में जो 16 महाजनपद है उसका आपको राजधानी एकदम प्रॉपर याद होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जब महाजनपद पढ़िएगा तो इसमें आपको नदी देख लेना है कि कौन सा महाजनपद किस नदी के किनारे अवस्थित है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, आप जैसे मगध देख लीजिए। मगध की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार। और कौन सा वंश था? हर्यक वंश। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। मगध किस नदी के किनारे है? तो आप देखिए गंगा, गंडक, सोन के संगम पे। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सोन गंगा नदी से कहाँ मिलती है और गंडक गंगा नदी से कहाँ मिलती है। आपको प्रॉपर जगह का नाम बताना है। दूसरा आप देखिए कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो जो मगध की आरंभिक राजधानी थी वो राजगीर या गिरिब्रज थी। इसके पश्चात जो मगध की दूसरी राजधानी थी वो उदयदिन के द्वारा पाटलिपुत्रा बनाई गई। फिर आप देखिएगा शिशुनाग के द्वारा वैशाली कर दिया गया, और फिर बाद में चेंज होकर पाटलिपुत्रा आ गया। और 1541 में देखिएगा आप फाइनली शेरशाह के शासनकाल में पटना का स्थापना हुआ और पटना राजधानी के रूप में विकसित हुई। तो इसी तरह से आप जब दूसरा महाजनपद उदाहरण के लिए पढ़िएगा, जैसे अंग हो गया, तो अंग आप लिख दीजिएगा। तो आपको देना है कि अंग का जो संस्थापक था वो कौन था। उनका संस्थापक हो गया। यहाँ ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा में महावीर गए थे। कौन सा शासक? अब देख लीजिएगा। एक आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ की एक राजकुमारी थी जो कौन सा धर्म स्वीकार की थी, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो इसी तरह जब महाजनपद पढ़ लीजिएगा तो एक पेज में आप उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा कि जैसे महाजनपद का विकास हुआ, लास्ट में कौन सा महाजनपद सब जन जीत के जो मगध है, मगध एक राज्य से साम्राज्य की ओर बढ़ गई और बाकी महाजनपद क्यों नहीं बढ़। इसी तरह जो बाकी टॉपिक हैं, गुप्ता काल आप पढ़िएगा तो गुप्ता काल में आप देख लीजिएगा कौन सा बुक किस राइटर ने लिखी है। अब जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, आप चंद्रगुप्त द्वितीय डाल दीजिएगा और देखिएगा कि इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। एक तो फाहियान भारत आया था, इसकी जो बेटी थी उसका शादी किस वंश में हुआ था? बकाटक वंश में हुआ था, जो रुद्रसेन द्वितीय था। उसके बाद इसके दरबार में जो क्वेश्चन आता है, जो 9 प्रमुख विद्वान थे उनमें देख लीजिएगा कौन से विद्वान के द्वारा कौन सी रचना की गई थी। उदाहरण के लिए कालिदास हो गए, बरामिरी हो गए, आर्यभट्ट हो गए। तो आप इन प्राचीन भारत में आपको जो भी प्रमुख किताबें, पुस्तकें और उनके जो राइटर हैं उनका नाम आपको एकदम प्रॉपर याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँगा। लगभग 100 फेमस बुक हैं और उनके राइटर है, उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। ये और अभी वर्तमान समय में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि
जो दक्षिण भारत है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा उत्तर भारत पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक बार में याद हो जाता है और उनको ईजिली लगता है। आप देखिएगा चोल हो गया, चोल, पल्लव, चालुक्य, इनमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जितने भी वंश है उसकी राजधानी, इसमें बस 2 काम कर लेना, राजधानी और संस्थापक। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में मैं समझा देता हूँ, इसी तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। चोल, इसकी स्थापना विजय चोल, इसके प्रमुख जो राज थे राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। अब आप देखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा किस चोल शासक ने बंगाल पे आक्रमण किया था। अब जैसे देखिएगा बिहार और बंगाल से राजेंद्र प्रसाद थे, तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि ये राजेंद्र चोला के द्वारा बिहार पे आक्रमण किया गया। और उस टाइम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे एक पाल वंश के शासक थे, उनका क्या नाम था। उसी के और इन सबको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप मैप एक ही पेज में पूरा मैप बना लीजिएगा इंडिया का, और इंडिया का मैप बनाने के बाद राज्य स्टेट वाइज, उदाहरण के लिए आप देखिए जैसे आप तमिलनाडु में जाइएगा, तमिलनाडु में कौन सा वंश था, चोला, आपको लिख देना चोला का संस्थापक कौन था, विजय चोल, और दूसरा इसकी राजधानी मदुरई, सॉरी कांचीपुरम आप डाल दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3 छोटे छोटे राज्य मिल जाएंगे, जो चोल, चेर, पांड्या। तो इनकी राजधानी और इनका आप चिन्ह देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा धनुष किसका चिन्ह था, मछली किसका चिन्ह था। तो आप 1 से 2 पेज में प्रॉपर मैप के साथ आप कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम्पल की जैसे देखिए महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट थे, तो आपको देखना राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था। उसके बाद यहाँ पे पल्लव थे, आंध्रा के पल्लव थे, तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसमें जो 4 शासक थे, एक राज सिंह, एक महेंद्र वर्मन, तो आपको इनमें देख लेना, एक नरसिंह वर्मन थे। इसमें से आपको देख लेना है कि किसके द्वारा कौन सी शैली का विकास किया। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा मामल्य शैली का विकास किसने किया गया, राज सिंह शैली का विकास किसने किया। और इसी में चोल, यहाँ पे शोर मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो आपको देख लेना कि इसका निर्माण किसने किया गया। राष्ट्रकूट देखिएगा, राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा में एक मंदिर बनाया गया था। तो आप मैप के सहारे आप बहुत सारी चीज़ों को एक पेज में क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ देखिएगा गजपति शासक थे। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, तो आपको देख लेना कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है। उसके बाद जब आगे आइएगा तो यहाँ पे देखिए तराइन का बैटल है, तो आपको देख लेना तराइन में कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई। एक 1191, 1192, दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया था। और आप इसमें देख लीजिए। उसके बाद यहाँ चंद्रवरदाई जो इनके कवि थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा तो इसी तरह आप देख लीजिएगा आप कौन सा राजवंश की स्थापना किसने की और उसके प्रमुख शासक। इसके साथ आपका एंसेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब आप मिडाइवल इंडिया आएगा तो मिडाइवल इंडिया में आपको कुछ नहीं करना है। एक उदाहरण के लिए आपको जैसे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए आपको देख लेना है कि आपको क्या करना है। एक जब आप मध्यकालीन भारत में आइएगा तो मध्यकालीन भारत में आपको देख लेना क्या क्या पढ़ना। उदाहरण के लिए मैं आप एग्जाम्पल के लिए आप अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे फेमस शासक थे, तो आपको देख लेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया। तो आप यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी कर दीजिएगा। इसके द्वारा कौन कौन सा क्षेत्र जीता गया, JRCM, जे से आपका गुजरात हो गया, R से रणथंबोर हो गया, C से चित्तौड़गढ़, M से, तो इसको इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज भी याद रहेगा। और दूसरा बात, इसके द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण में अभियान किया गया,
मावर राज हो गया आपका, और उसके बाद जो यहाँ के शासक थे उनको रामचंद्र देव, जो गुजरात से भाग के यहाँ पे शरण लिए थे, उनको इसके द्वारा हरा दिया गया। और गुजरात अभियान में इसको गुजरात अभियान के दौरान इनको मलिक काफूर मिला था, तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा मलिक काफूर। और आप ध्यान दीजिएगा, गुजरात अभियान में जो मलिक काफूर था उसको नुसरत खान के द्वारा खरीदा गया था। तो इसी तरह जो सल्तनत के प्रमुख शासक हैं उनके बारे में पढ़ लिए। दूसरा आ गया आपके MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके द्वारा देखिए कौन कौन सा काम किया गया। सौंदर्य ऋण, राजधानी परिवर्तन। इनके टाइम में जो प्रमुख जो विदेशी यात्री आया था बर्नी था। उसके बाद ये मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता था, और आप इस इब्न बतूता को इसके द्वारा काजी की नियुक्ति की गई, और इसके द्वारा एक प्रमुख बुक लिखा गया जिसका नाम किताबुल रहला था। तो इसी तरह से आप इतिहास पढ़िएगा। तो मध्यकालीन भारत आपको इस टाइप से पढ़ना है। अब जब आप आधुनिक भारत में प्रवेश करिए तो आधुनिक भारत में आप देखिएगा एक तरफ तो मुगल का डिक्लाइन हो रहा है, दूसरी तरफ मराठा का उदय हो रहा है, और इसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य हैं, बंगाल, हैदराबाद, इन सब राज्यों का उत्थान हो रहा है। और इसके अलावा एक अन्य शक्तियाँ भी थी जो भारत में अपना प्रवेश द्वार कर रही थी। और आप यहाँ पे देखना है दक्षिण में इधर से पश्चिमी भारत पर पुर्तगाली अपना कब्जा जमा चुके थे। सूरत में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, बंगाल ब्रिटिश का प्रमुख केंद्र था, फ्रांसीसी का पांडिचेरी था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पांडिचेरी भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, या एक ऑप्शन है 1, 2, 3 और 0 आपको बताना है। पांडिचेरी में फ्रेंच थे। इसी तरह आप देख इनके बीच जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, तब आप जब लड़ाई पढ़िएगा तो उसमें आप क्रमबद्ध देख लीजिएगा। तो आप जब क्रमबद्ध स्टार्ट करिएगा तो आप एकदम यहाँ पे आप बंगाल डाल दीजिए और बंगाल में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहले आपको घटनाक्रम देखना होगा। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो शासक बना वो सरफराज, इसके बाद अलवर्दी खान, और अलवर्दी खान के बाद इसका नाती बना सिराजुद्दौला। इसके टाइम पे 2 प्रमुख घटना हुई थी, एक हॉलवेल की घटना हुई थी, और इसी घटना के बाद इसके साथ अंग्रेज़ों के द्वारा अलीनगर की संधि हुई थी, जो पिछले बार बिहार SI के पेपर में पूछा गया था। देखिएगा प्रीवियस ईयर तो आपको मिल जाएगा। अलीनगर की संधि का ही परिणाम था प्लासी की लड़ाई। 23 मई 1757 को भागीरथी नदी के किनारे यह लड़ाई लड़ा गया था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और इधर मीर मोहन और मीर मादन लड़ाई कर रहे थे। इसका परिणाम हुआ प्लासी, अंग्रेजों के द्वारा प्लासी की बैटल जीता गया, जिसके कारण बक्सर की युद्ध जो 1764 में हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा प्लासी से लूटे गए धन का इसमें प्रयोग किया गया और पूरा भारत को विजय किया गया। जब हम रेगुलर क्लास करेंगे तो इसी तरह से मैं आपको पूरा मॉडर्न इंडिया अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। अब आपको देखना है ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी आपको मैप वाइज पढ़ना है। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो सबसे पहले जो आप देखिएगा, तो आप स्टार्टिंग से देखते होंगे कर्क रेखा कहाँ से पास करती है, मकर रेखा। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो देखिएगा कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आप काउंट करिएगा तो आपको 8 मिल जाएगा। ये दूसरा, अगर आप देखिएगा कि भारत में जो ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर वो कहाँ से गुजरती है, तो आप देखिएगा यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पे एक पहाड़ी है बघेलखंड का, गांव का नाम है कोरिया। ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप काउंट करके देख लीजिएगा। एक ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। जब भारत का आप अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखिएगा तो दोनों में आपका 29 का अंतर है। तो
इस तरह से जब आप पढ़ाई करिएगा तो आपको हर चीज़ प्रॉपर अच्छे से दिखेगी। अगर आप सिर्फ किताब से पढ़िएगा तो आज नहीं तो कल आप। इसके अलावा जब आप भारत में देखिएगा कि पूर्वी जैसे भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत का टोटल लंबाई 15,600 पहले था, लेकिन अब नए जिसमें मापन किया गया तटीय सीमा रेखा की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गई। तो आपको ये देखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पिछले बार का अगर आप पेपर देखिएगा मेंस में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया कि सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, निकोबार में। तो अब जब आप यहाँ पढ़िएगा तो यहाँ आप देखिएगा अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल डिवाइड करता है, यहाँ पे एक डंकन पास है, एक यहाँ पे सुमात्रा है। तो जब आप इसको याद करना है, अंडमान निकोबार के पास एग्जाम में आप क्वेश्चन देखिएगा अंडमान निकोबार के पास इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, तो आप आंसर याद रखिएगा, आंसर ANS। तो अंडमान निकोबार, उसके पास सुमात्रा है। तो यहीं पे देखिएगा सुमात्रा के नज़दीक जावा, और सुमात्रा आपको बताना है कि ये विश्व का कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला द्वीप ग्रीनलैंड है, दूसरा पपुआ न्यू गिनी है, आपको तीसरा चौथा बताना है कमेंट करके। उसके अलावा जब आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो आपको नदी देखना हो, तो नदी जब भी आप पढ़िएगा तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें आप इधर से लेफ्ट ट्रिब्यूटरी का नाम लिख दिया, इधर से राइट ट्रिब्यूटरी का। इस टाइप का डिस्कशन आपको जब रेगुलर क्लास होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कृपया बताएं कि हाँ हमें चाहिए। इसके अलावा जब आप पॉलिटी आइएगा तो पॉलिटी में आपको पूरा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन सेक्शन को ज़्यादा पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिएगा तो मैं 10 टॉपिक बता देता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। पहला आर्टिकल 1 से लेके 51 तक, और इसमें जो फंडामेंटल राइट है 51 का ये आपको प्रॉपर देख लेना होगा कि कहाँ से क्या आया नहीं आया। दूसरा आपका हो गया राष्ट्रपति, राज्यपाल। तीसरा टॉपिक हो गया PM CM। चौथा पंचायती राज, जो बिहार PCS में भी पूछा जाता है, बिहार SI में भी, और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पंचायती राज को प्रमुख भूमिका दी जाती है एग्जामिनर द्वारा। नगर पालिका हो गया। पाँचवा प्रमुख संवैधानिक आयोग। छठा हो गया आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके पॉलिटी के टॉपिक हुए। जब आप इकोनॉमी में आइएगा तो इकोनॉमी का सेक्शन पूरा एकदम लिमिटेड है। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजना, सरकार की प्रमुख कार्यक्रम। तीसरा भारत एवं बिहार का बजट आपको डीपली नहीं पढ़ना है, इसमें बस देख लेना है कि भारत का विकास दर कितना है, विकास कितना कम है। तो आप उस अनुसार पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप नहीं आता है तो आपको डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक गरीबी, बेरोजगारी, एक एग्रीकल्चर, कृषि को आप ज्योग्राफी या इकोनॉमी दोनों में रख सकते हैं। इसमें आपको देख लेना है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। उसका जो अगला सेक्शन है इकोनॉमी के बाद आपका साइंस आ गया। साइंस में आपको देखना है कौन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप बायोलॉजी आइएगा तो बायोलॉजी में आपको मुख्य रूप से 7 टॉपिक पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है आपका सेल हो गया, कोशिका। दूसरा टिश्यू, उत्तक में आप लोग से सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सा उत्तक किसको जोड़ता है, जैसे बॉन्ड टू बॉन्ड कौन जोड़ता है। तो अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया में एक BBL लीग खेला जाता है, तो बॉन्ड टू बॉन्ड लिगामेंट होता है, एक बॉन्ड टू मसल टेंडर होता है। अब यहाँ पे एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तो ब्लड होता है। तो आपको ब्लड का फंक्शन पढ़ना है कि प्लाज्मा क्या है, RBC, WBC, इसके कमी से क्या होता है, ल्यूकेपेनिया।
जब ये अधिक हो जाता है तो ल्यूकेमिया, जिसको आप पॉपुलर नेम में ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा कैंसर का थेरेपी पूछा तो कोबाल्ट 60, प्लेटिनम, यूरेनियम, किसका प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। रेडियो डेटिंग क्या होता है, तो जब आप पढ़िएगा तो जैसे आपको बताना है कि कार्बन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कार्बन का प्रयोग जैसे जीवाश्म के एज के नापने में किया जाता है, तो उसी प्रकार आप यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करिएगा तो उसमें चट्टान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका विटामिन्स हो गया, विटामिन्स का नाम हो गया पहला। दूसरा, किस विटामिन्स की कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है, ये आपको आ जाएगा। चौथा, किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन्स के बाद आपका हार्मोन हो गया, हार्मोन एंड एंजाइम हो गया, और इसके कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद जो 5 बड़े हैं उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारी होता है। वायरस के द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को प्रॉपर ध्यान रखना है। जब आप फिजिक्स में आइएगा, फिजिक्स में आपको वही 7 टॉपिक पढ़ना है। तो पहला फंडामेंटल फिजिक्स है। फंडामेंटल फिजिक्स में आपको यूनिट मेजरमेंट हो गया। दूसरा वेव हो गया, तरंग, प्रकाश। इसके अलावा प्रकाश में ही आपका दर्पण है, जहाँ से एक तो क्वेश्चन हर साल आता है। उसके बाद यांत्रिकी में आपके 3 टॉपिक आ जाएंगे, कार, फोर्स यानी बल, ऊर्जा, जो हर बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री में आपका फेवरेट टॉपिक हो गया एसिड बेस रिएक्शन हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया। उसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से जो प्रमुख मेटल्स एलिमेंट उनका क्वेश्चन एक तो आता है, एक रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। रिएक्शन बैलेंस करिए, उदाहरण के लिए जब CO2 और H2O का रिएक्शन होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है, तो इस टाइप का आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपको इस टाइप के रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये आपका केमिस्ट्री में 3-4 टॉपिक और हैं, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिए। जब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी तो सब्जेक्ट वाइज आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी रह गई हो तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, और आप लोग जम के पढ़ाई करें और इस 1799 वैकेंसी में आप अपना एक सीट कंफर्म कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा आपको इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं मिलेगी। इसलिए आप जम के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।